स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे भाई आप लोग? मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम छोटे छोटे? आ जाओ तुम सब लोग पढ़ने के लिए। मैं पढ़ा दूं आपको जामुन खाते खाते। हाँ। आह, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए, ज्योमेट्री से पेपर में 3 सवाल आने हैं। एक सवाल आता है सिमिलरिटी से, एक सवाल आता है ट्रायंगल से, और एक सवाल आता है सर्कल से। ज्यादातर यही पैटर्न देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हम ज्योमेट्री की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, शुरू करिए। त्रिभुजों की समरूपता। समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता, ये चैप्टर्स का नाम है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? आप बोलोगे हां जी। कितने बच्चे ऐसे हैं, ये जो हम 9वीं क्लास में पढ़ते थे वही सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। 9वीं क्लास में हम थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, सिमिलरिटी वगैरह ये सब पढ़ते थे, वही आपको दोबारा से पढ़ना है, कुछ और नया नहीं पढ़ना है। तो मैं आप केशव पानी करना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में 9th क्लास में सिमिलरिटी पढ़ी थी? है कोई ऐसा कि सब नकल से पास हुए वाले हैं? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ध्यान से सुनेगा। जी, सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं, सिमिलरिटी क्या होता है, और जब हम बेसिक समझेंगे तभी हम सवालों को कर पाएंगे। तो बेटा, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी हिंदी में मेरे दोस्तों हम लोग इसको कहते हैं समरूपता। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मेरे प्यार भी समरूपता। समरूपता, रूप मतलब शेप, सम मतलब समान, यानी कि ऐसी दो फिगर जिनकी मेरे दोस्तों साइज छोटा बड़ा हो सकता है, वो देखने में छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन उनकी शेप सेम होगी मेरे दोस्तों। साइज में भी डिफरेंट, साइज अलग अलग हो सकता है। ऐसी दो आकृति जो देखने में छोटी बड़ी होंगी, साइज उनका मेरे प्यारे भाई अलग अलग हो सकता है कोई किसी का साइज बड़ा हो, किसी का छोटा हो, लेकिन उनकी जो शेप होगी, जो उनकी बनावट होगी, वो सेम होनी चाहिए। अगर ऐसी दो आकृति हैं जिनका साइज बेशक अलग अलग है लेकिन उनकी बनावट, उनकी शेप, उनका रंग रूप अगर वो सेम है मेरे प्यार भी, तो ऐसी फिगर को हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं, समरूप कहते हैं। समझा? तो सिमिलरिटी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि साइज में बी डिफरेंट बट शेप शुड बी सेम। साइज छोटा बड़ा, आकार छोटा बड़ा हो सकता है पर आकृति एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दो सर्कल, दुनिया में जितने भी सर्कल हैं सब साइज में छोटे बड़े हैं पर एक जैसे होते हैं। मैंने आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान सुनेगा, हमने आपके सामने इस तरीके से दो सर्कल दो वृत्त बनाए, ये दो सर्कल दो वृत्त बनाए, ये बेशक साइज में छोटे बड़े हैं लेकिन ये एक जैसे हैं मेरे प्यारे भाई, ये एक जैसे हैं दोस्त। साइज इनका डिफरेंट है लेकिन इनकी शेप सेम है। मैं आपके सामने मेरे प्यारे भाई दो स्क्वायर दो वर्ग बनाता हूं, मैं आपके सामने दो स्क्वायर दो वर्ग बनाता हूं, दो स्क्वायर वर्ग बनाता हूं मेरे प्यारे। मैंने आपके सामने दो स्क्वायर बनाए इस तरीके से, स्क्वायर वर्ग। हमने आपके सामने दो स्क्वायर दो वर्ग बनाए इस तरीके से। तो ये दोनों स्क्वायर हैं छोटे बड़े भाई, ये बड़ा है ये छोटा है मेरे प्यारे भाई, लेकिन इनकी शेप सेम है, इनकी शेप जो है वो सेम है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपके सामने दो समबाहु त्रिभुज बनाता हूं, मैं आपके सामने मेरे प्यारे भी दो समबाहु त्रिभुज बनाता हूं इस तरीके से, मैं आपके सामने दो समबाहु त्रिभुज बनाता हूं इस तरीके से, इक्विलेटरल ट्रायंगल,
इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो समबाहु त्रिभुज बनाता हूं। ये देखने में बेशक मेरे दोस्तों छोटे बड़े, इनका साइज बेशक अलग है, बट इनकी शेप सेम है। शेप सेम है, कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये सेम है? देखो, अगर मैं इसको पिचकाता चला जाऊं ना, इस बड़े वाले सर्कल को पिचकाता चला जाऊं, तो एक ऐसा केस आएगा जब मैं इसको इसके ऊपर उठा के रख दूंगा, बिल्कुल फिट बैठेगा। यानी कि अगर आप इसको पिचका दोगे तो ऐसा केस आएगा कि बिल्कुल इसके ऊपर फिट बैठेगा। समझ में आया? ये छोटा स्क्वायर है, अगर मैं छोटे स्क्वायर को बिल्कुल इकसार तरीके से खोलता चला जाऊं, चौड़ा करता चला जाऊं, तो ऐसा केस आएगा कि मैं इसके ऊपर रखूंगा, बिल्कुल फिट बैठेगा। यानी कि सिमिलरिटी कुछ और नहीं है, पिचकाना ही सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी समरूपता का मतलब है ऐसी दो फिगर, ऐसी दो आकृति जो साइज में बेशक छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई उनकी शेप, साइज में बेशक छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनकी शेप जो है वो सेम होगी, शेप अलग अलग नहीं होगी। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया मेरे दोस्त, क्लियर है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? टीचर ने टॉपिक छोड़वा दिया था बचपन में। अच्छा अमित कुमार, कौन सा टीचर था भाई? सर आप जैसे एक्सप्लेन करते हो वैसे स्कूल टीचर ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया। यार वो तो दुर्भाग्य है ना आप लोगों का। आप बताओ, क्या आपको टीचर ने ऐसे चित्र बना बना के समझाया था? 9th क्लास की ही हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप ये समझोगे आप फिर से 9वीं क्लास में बैठ गए स्कूल में। क्या 9वीं क्लास में आपको इस तरीके से बताया गया था कि सिमिलरिटी का मतलब होता है समरूपता, समान रूप वाली आकृति जो बेशक देखने में छोटी बड़ी लगे, बट उनका रूप एक जैसा, शेप एक जैसी। अगर आप इसको पिचकाओगे तो बिल्कुल इसके ऊपर फिट बैठ जाएगा। आप इस त्रिभुज को पिचकाओगे बिल्कुल छोटे वाले के ऊपर फिट बैठ जाएगा। सही है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक। अब आपको पढ़ना क्या है? आपके सिलेबस में जो है वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। आपके सिलेबस में सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की समरूपता। आपको इतनी सारी सिमिलरिटी नहीं पढ़नी है, आपको केवल ट्राइंगल की सिमिलरिटी पढ़नी है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता मेरे प्यार में, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता। ध्यान सुनिएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि दो त्रिभुज सिमिलर है मेरे प्यार में? ध्यान से देखो, जब तक मैं पूरी बात ना बता दूं तब तक आप कुछ मत कहिएगा, मुझे बताने दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूं इस तरीके से, मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूं बेटा इस तरीके से। ये मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज, ठीक है? केशव कॉपी कैसे करते हैं? ये फिगर को कॉपी कैसे करते हैं? हो गया, हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। देखो मेरे प्यारे भाई, ये समझिए, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। ये ट्रायंगल है बेटा, सभी को ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? हमने आपके सामने इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल, ट्रायंगल दिख रहा है सभी को? त्रिभुज दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ सर हमें त्रिभुज दिख रहा है। अब मेरे प्यारे भाई बिल्कुल इसी साइज का, बिल्कुल इसी साइज का मैं एक और ट्रायंगल बना देता हूं। ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, एक बिल्कुल इसी साइज का, लेकिन ये तो सेम साइज का हो गया। अब अगर मैं इस त्रिभुज को पिचका दूं, अगर मैं इस त्रिभुज को पिचका दूं तो देखो तीनों भुजा समान अनुपात में पिचकेंगी, तीनों भुजा समान अनुपात में पिचकेंगी। तो ये जो दो त्रिभुज आपके सामने बने हैं ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, समरूप हैं मेरे प्यारे भाई। हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया दोस्तों इस तरीके से, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। और मैंने आपके सामने दूसरा त्रिभुज बनाया इसी को पिचका कर,
इसी त्रिभुज को पिचकाकर ये त्रिभुज बनाया मेरे प्यारे भाई DEF। ये दो त्रिभुज ऐसे जो साइज में बेशक छोटे बड़े हैं, बट इनका शेप सेम है, इनका जो है शेप, इनका रूप सेम है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, हमें कैसे पता लगेगा कि दो त्रिभुज सिमिलर हैं, समरूप हैं? तो मेरे प्यारे भाई, अगर किन्हीं त्रिभुजों के दो एंगल बराबर हैं, अगर किन्हीं भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, अगर किन्हीं भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं मेरे प्यारे भाई, तो सिमिलर हो जाते हैं। क्योंकि अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है मेरे प्यारे भाई, 180 डिग्री होता है। आप बोलोगे हां जी सर, मैंने आपके सामने दो त्रिभुज बनाए, दो ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाए, यहां पे ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से मैंने दो त्रिभुज बनाए कि ये जो एंगल ए है ये एंगल डी के बराबर है। ये जो कोण ए है ये किसके बराबर है मेरे दोस्तों? कोण डी के बराबर है। एंगल ए जो है वो किसके बराबर है? एंगल डी के बराबर है, कोण डी के बराबर है। ठीक। और ये जो एंगल बी है मेरे प्यारे भाई, जो एंगल बी है ये किसके बराबर है? ये एंगल ई के बराबर है। कोण बी जो है मेरे दोस्तों किसके बराबर है? कोण ई के बराबर है। तो मैंने आपके सामने ऐसे दो त्रिभुज बनाए जिनके दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं। भाई दो कोण बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, कि इन तीनों को जोड़कर 180 डिग्री आना चाहिए। ये बात जग जाहिर है कि दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, कि दो सेम है, तीसरा कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, यानी कि तीसरा कोण भी मेरे प्यारे भाई ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि एंगल सी भी एंगल एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए मेरे दोस्तों, अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो सिमिलर यानी कि समरूप हो जाते हैं। आपको यहां पे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई, दोनों बेशक साइज में छोटे बड़े हैं बट ये एक जैसे हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसी बड़े त्रिभुज को पिचकाकर, इसी बड़े त्रिभुज को पिचकाकर छोटा त्रिभुज बनाया। जिस अनुपात में ये भुजा ए बी पिच की है उसी अनुपात में बीसी पिच की होगी, उसी अनुपात में एसी पिच की होगी। यानी कि अगर मैं इस त्रिभुज को कंप्रेस करूं, कंप्रेस, तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये जस्ट इसके ऊपर फिट बैठ जाएगा, एक ऐसा केस आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो सिमिलरिटी के लिए क्या जरूरी है? अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा और दो त्रिभुज सिमिलर यानी कि समरूप हो जाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर एकदम ठीक है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ये जो बराबर कोण है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, इन्हें हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण। इन्हें हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं बेटा हम इन्हें? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हिंदी में कहते हैं संगत कोण। दो समरूप त्रिभुजों में जो कोण बराबर होते हैं, जो कोण आपस में बराबर होते हैं, उन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण कहते हैं मेरे प्यारे भाई, संगत कोण कहते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये जो संगत कोण हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने की जो भुजा हैं उनको हम करस्पॉन्डिंग साइड या संगत भुजा कहते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर संगत कोण के सामने की भुजा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने की भुजा को, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने की भुजाओं को करस्पॉन्डिंग साइड्स या संगत भुजा कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने की साइड्स को
करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर संगत भुजा कहते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स या हिंदी में कहेंगे संगत भुजा कहते हैं, संगत भुजा कहते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण के सामने की भुजा को करस्पॉन्डिंग साइड या संगत भुजा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। आपके सामने दो छोटे बड़े सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल में एक बड़ी खास बात होती है, सिमिलर ट्रायंगल में बड़ी खास बात होती है कि करस्पॉन्डिंग साइड का, संगत साइड का रेशियो सेम रहता है, करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात सेम रहता है। मैंने क्या बताया, सिमिलरिटी का मतलब है पिचकाना, इसको पिचका के छोटा कर दो, सेम आकार वाली छोटी वस्तु आ जाएगी, सेम रूप वाली। सही है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम सही है। तो सिमिलर ट्रायंगल में, समरूप त्रिभुज में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, उनका अनुपात बराबर होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अभी तक थ्योरी थी। तो मेरे प्यारे भाई ये कोण ए है, ये कोण ए है, यहां कोण ए के सामने की भुजा है बीसी, बीसी। ये आपका कोण ए है, कोण ए के सामने की भुजा बीसी। यहां मेरे दोस्तों कोण ए के बराबर क्या है, कोण डी है, कोण डी के सामने की भुजा है ईएफ। तो मेरे प्यारे भाई जो रेशियो बीसी से ईएफ का होगा, बीसी और ईएफ क्या है मेरे दोस्तों, बीसी और ईएफ करस्पॉन्डिंग साइड हैं, संगत भुजाएं, किसके बराबर होगा समझिए मेरे दोस्तों, समझिए। ये एंगल है बी, कोण बी के सामने की भुजा क्या है मेरे दोस्तों, कोण बी के सामने की भुजा एसी है। कोण बी के, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल ई। एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल ई। तो एंगल ई के सामने की भुजा मेरे दोस्तों डीएफ है। यानी कि मेरे दोस्तों ये करस्पॉन्डिंग साइड है एसी और डीएफ, वही रेशियो एसी से डीएफ का होगा, यही रेशियो मेरे दोस्तों एसी से डीएफ का होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। ठीक है दोस्त, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने की भुजाओं को करस्पॉन्डिंग साइड या हिंदी में संगत भुजा कहते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, इक्वल होता है मेरे प्यारे भाई। ये कोण सी है, कोण सी के सामने की भुजा क्या है मेरे दोस्तों, यहां पर ए बी है। कोण सी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है एफ, कोण सी के बराबर कोण क्या है एफ, कोण सी के बराबर कोण क्या है एफ, और यहां एफ के सामने की भुजा मेरे दोस्तों डीई है। यानी कि ये रेशियो ए बी और डी के बराबर होगा। ये तीनों ही रेशियो मेरे दोस्तों आपस में बराबर होंगे, ए बी से डी का रेशियो सेम होगा। तो दो सिमिलर ट्रायंगल में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि जिस अनुपात से भुजा ए बी पिच की है उसी अनुपात से भुजा बीसी पिच की होगी, उसी अनुपात से एसी पिच की होगी। अगर मैंने भुजा ए बी को आधा किया है तो मैंने भुजा बीसी को भी आधा किया होगा, मैंने भुजा एसी को भी आधा किया होगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है, धीरे धीरे आप बता रहे हो, बस में होता तो आपको लकड़ी का ऑस्कर देता। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मेरे प्यारे भाई। अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं, इफ टू एंगल्स आर इक्वल, अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों के दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा और दो त्रिभुज सिमिलर समरूप हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। सिमिलर ट्रायंगल में मेरे प्यारे भाई जो बराबर कोण होते हैं, जो बराबर कोण होते हैं उन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने की जो भुजाएं हैं मेरे प्यारे भाई वो करस्पॉन्डिंग साइड या संगत भुजा कहलाती हैं। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात या रेशियो बराबर होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। अगली बात, अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो बच्चों, यहां हमें पता है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के सिमिलर है, समरूप है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के सिमिलर है, समरूप है। तो इस बात को शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है? इस बात को शॉर्ट में लिखने का तरीका यह होता है बेटा, आप ऐसे लिख लीजिए ट्राइंगल एबीसी,
आप ऐसे लिख लीजिए मेरे दोस्तों, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला साइन बनाते हैं, ये वाला साइन। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी बताइए? ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है। तो देखो, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ही रखना। बताओ ए के बराबर क्या है? कोण ए के बराबर डी है, तो ए की जगह आपको डी ही रखना है, डी, ए की जगह आपको डी ही लिखना है। बी के बराबर क्या है? बी के बराबर है ई, तो बी की जगह आपको ई लिखना है मेरे दोस्तों। सी के बराबर क्या है? एफ है, तो सी की जगह आपको एफ लिखना है। यह शॉर्ट में लिखने का तरीका है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए इसका मतलब है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। फिर से और गौर से देखेंगे, यहां आप देखोगे तो करस्पॉन्डिंग साइड की जगह करस्पॉन्डिंग साइड ही आएगी। आप ये देखो, ये भुजा है AB, तो AB के करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगा? DE। AB की जगह क्या लिखा हुआ है? DE लिखा हुआ है। तो AB से DE का रेशियो देखो, AB से DE का रेशियो निकाल रहे हैं। आप बोलोगे सर मजा आ गया, मजा आ गया सर। ये देखो BC, ये क्या देखो BC, BC की करस्पॉन्डिंग क्या? EF, BC से EF का रेशियो देखो, BC से EF का रेशियो, BC से EF का रेशियो, BC से EF का रेशियो। ये देखिए पहला तीसरा, देखो पहला तीसरा, पहला तीसरा, ये है AC, AC के संगत भुजा क्या है? DF, AC के संगत भुजा क्या है? DF, AC से DF का रेशियो, AC से DF का रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग भुजा की जगह करस्पॉन्डिंग भुजा ही लिखी हुई है और उनका रेशियो बराबर होगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है? खुशी शर्मा कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। बेटा कॉन्ग्रुएंट पढ़ाऊंगा बाद में, कॉन्ग्रुएंट पढ़ाएंगे अगली शीट में, अभी उसके झंझट में मत पढ़ो। मैं बस ये पूछ रहा हूं कि जितना मैंने अभी तक तुमको पढ़ाया खुशी, क्या ये समझ में आया? बाकी का ज्ञान मिलेगा बाद में। अगर आपको यहां तक की थ्योरी समझ में आई है मेरे प्यारे भाई, तो सब लोग कॉपी में कमेंट में यस लिख देंगे। ठीक है भाई, ओके। अच्छे से समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बढ़िया से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो अगर किन्हीं भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, सिमिलरिटी का मतलब है एक फिगर को पिचका के छोटा कर देना, एक फिगर को पिचका के छोटा कर देना, बड़े भाई को मार मार के छोटा कर देना। ये एक त्रिभुज था, इसको मैं पिचकाता चले जाऊंगा, तीनों भुजाओं को बराबर अनुपात से पिचकाओ, एक ऐसा त्रिभुज बन के आएगा जो मैं इसके ऊपर रखूंगा, बिल्कुल पूरा फिट बैठ जाएगा। क्यों फिट बैठेगा? क्योंकि इन दोनों का साइज बेशक छोटा बड़ा हो जाएगा, बट इनका शेप, इनका रंग रूप सेम रहेगा बेटा। तो दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होते हैं जब उनके दो कोण बराबर हैं। अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हो गए तो सिमिलर हो गया मेरे प्यारे भाई, तीनों कोण बराबर हो गए, सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हैं तो जो बराबर कोण है, जो इक्वल एंगल है मेरे दोस्तों, ने हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा कहलाती हैं। और दो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है। और शॉर्ट में लिखने का तरीका यह है, मैंने आपको थ्योरी समझाई, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हां जी सर बहुत अच्छी थ्योरी समझाई है, आगे चलते हैं। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में केवल यही नहीं होता बेटा, सिमिलर ट्रायंगल में केवल
करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ही बराबर नहीं होता। सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज, भाई ये दोनों छोटे बड़े भाई हैं, छोटे बड़े भाई एक जैसे, ये छोटे बड़े भाई हैं बिल्कुल एक जैसे मेरे प्यारे भाई। सिमिलर ट्राइंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है। सिमिलर ट्राइंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है। लिख लीजिएगा, सिमिलर ट्राइंगल में, सिमिलर ट्राइंगल्स में, सिमिलर ट्राइंगल्स में ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है। ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ का, मैं लेंथ कह रहा हूं, साइड नहीं कह रहा। सिमिलर ट्राइंगल यानी कि समरूप त्रिभुजों में ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। सिमिलर ट्राइंगल में ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है, सेम होता है। ठीक है भाई, चलिए मैं आपके सामने फिर से एक और चित्र बनाता हूं। भाई मैंने आपके सामने इस तरीके से ट्राइंगल बनाया, ऐसे बनाते हैं। ये वाला मजेदार नहीं बना। भाई मैं आपके सामने इस तरीके से ट्राइंगल बनाता हूं, ये ट्राइंगल बना दिया, बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इसी ट्राइंगल के बराबर शेप का एक और ट्राइंगल बना दिया मेरे दोस्तों मैंने, ये बन गया बिल्कुल सेम शेप का। अब इसको मैं पिचका दूं, देखो चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, थैंक्स टू चाइनीज पीपल, उन्होंने टेक्नोलॉजी दी, मैं इसको पिचका रहा हूं। देखो ये मैं पिचका रहा हूं, तो देखो तीनों भुजा समान अनुपात में पिचक रही है, तीनों भुजा समान अनुपात में पिचक रही है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक दूसरा ट्राइंगल बन गया, जो इससे साइज में तो अलग हो गया लेकिन शेप इनका सेम रहा, इनका रूप सेम रहा मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, समझ में आया, कोई परेशानी नहीं, मजा आ गया। देखो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है और ये दूसरा ट्राइंगल डीईएफ है, ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर कब होंगे? दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके तीनों कोण बराबर हो, जब उनके तीनों कोण बराबर हो। ठीक है, यानी कि मेरे दोस्तों यहां एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, ये जो एंगल बी है मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल ई के बराबर है, और ये जो एंगल सी है मेरे दोस्तों, ये जो एंगल सी है ये एंगल एफ के बराबर है, एफ के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के समरूप हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होगा। यहां एंगल ए के सामने बीसी है या एंगल डी, एंगल ए के बराबर कौन सा कोण है? डी, डी के सामने ईएफ है, तो बीसी से ईएफ का रेशियो बीसी बटे ईएफ किसके बराबर होगा मेरे प्यारे भाई? समझने वाली बात है। यहां एंगल बी के सामने एसी है या एंगल ई के सामने डीएफ है, यह रेशियो एसी से डीएफ के बराबर होगा, एसी से डीएफ इक्वल। भैया कोण सी के सामने की भुजा ए बी है, यहां बराबर कोण सी के बराबर कौन सा कोण है? एफ। कोण एफ के सामने की भुजा डीई है, ये ए बी से डी के बराबर होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। तो सिमिलर ट्राइंगल है तो हर संगत भुजा का अनुपात बराबर है। और आपको यह भी समझना चाहिए मेरे प्यारे भाई, अगर इन दोनों ट्राइंगल की हर साइड का रेशियो, हर संगत भुजा का अनुपात बराबर है, तो भुजाओं को ऐड करने से ही क्या आता है? परिमाप। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। अगर हर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो इन दोनों ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशियो भी मेरे दोस्तों सेम होगा। यानी कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ के पेरीमीटर का रेशियो भी इन्हीं के बराबर होगा। ट्राइंगल एबीसी और मेरे दोस्तों ट्राइंगल डीईएफ, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ दोनों के परिमापों का रेशियो भी बराबर होगा, अलग नहीं होगा मेरे दोस्तों। जितनी भी लेंथ आप सोच सकते हो, चाहे वो भुजा हो चाहे वो परिमाप हो, या फिर ध्यान सुनिएगा, अगर हम
करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर भी खींचे मेरे दोस्तों। आप ये समझो कोण ए और कोण डी करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। एंगल ए और एंगल डी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण। तो अगर मैं एंगल ए का बाइसेक्टर खींचता हूं, मैं एंगल डी का बाइसेक्टर खींचता हूं। मैंने कोण ए का समद्विभाजक खींचा, मैंने कोण डी का समद्विभाजक खींचा, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये बराबर एंगल के खींचे गए। वो गलती मत कर लेना कि यहां आपने ए का बाइसेक्टर खींचा, यहां आप ई का खींच रहे हो, गलत हो जाएगा। हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल के ही बाइसेक्टर खींचने हैं। तो मेरे दोस्तों जो रेशियो इनकी साइड का होगा वही रेशियो इनके पेरीमीटर का होगा मेरे प्यारे भाई, वही रेशियो मेरे दोस्तों इनके एंगल बाइसेक्टर का भी होगा। एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी बराबर होगा मेरे दोस्तों। यानी कि पहले वाले ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर और दूसरे वाले ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी सेम होगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले और दूसरे वाले ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी सेम होगा। हाइट का रेशियो भी सेम होगा बेटा। हाइट का रेशियो भी देखो, ये भुजा बीसी और भुजा ईएफ करस्पॉन्डिंग साइड है। ये दोनों जो है करस्पॉन्डिंग साइड है मेरे दोस्तों, करस्पॉन्डिंग साइड है, संगत भुजा। तो संगत भुजा के ऊपर अगर मैं हाइट खींचूंगा, हाइट, तो इन दोनों हाइट का रेशियो भी सेम होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हाइट h1 है और ये हाइट h2 है, तो इन दोनों हाइट का रेशियो भी मेरे दोस्तों सेम आएगा। h1 से h2 का रेशियो भी सेम आएगा मेरे प्यारे भाई। जितनी भी करस्पॉन्डिंग लेंथ है, जितनी भी करस्पॉन्डिंग लेंथ है, सभी का रेशियो मेरे दोस्तों इक्वल होगा, सभी का रेशियो इक्वल होगा, अलग अलग नहीं होगा मेरे दोस्त। बहुत प्यारी बात है। हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ नापी जाती है सेंटीमीटर में या मीटर में, ठीक है। इसी तरीके से मीडियन का रेशियो भी, माध्यिका का रेशियो भी बराबर होगा दोस्त। जैसे ये एंगल बी और एंगल ई दोनों बराबर कोण है, हम एंगल बी से माध्यिका खींचते माध्यिका, और हम एंगल ई से माध्यिका खींचते माध्यिका। मीडियन क्या होता है बेटा? साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन, तो करस्पॉन्डिंग मीडियन है, संगत माध्यिकाएं, तो इनका रेशियो भी बराबर ही होगा, अलग अलग नहीं होगा बेटा, है ना। यानी कि पहले ट्राइंगल की मीडियन और दूसरे ट्राइंगल की मीडियन का रेशियो इक्वल होगा। फर्स्ट ट्राइंगल की मीडियन और सेकंड ट्राइंगल की मीडियन का रेशियो भी बराबर होगा, अलग अलग नहीं होगा दोस्तों। मजा आया? क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं बेटा। भाई बड़े ट्राइंगल को पिचकाया ही तो गया है, पिचका के छोटा बनाया, तो हर एक चीज बराबर अनुपात में पिचकेगी, हर एक चीज, सिवाय एंगल के, सिवाय कोण के। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट, भाई ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो इन दोनों के अंदर, हर ट्राइंगल के अंदर, दुनिया में कोई भी ट्राइंगल बनाओ, हर ट्राइंगल के अंदर ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाए। हर ट्राइंगल के अंदर ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाए। तो ये जो दोनों सर्कल बनेंगे, इनकी रेडियस, इसकी सपोज रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, इसको बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं इनको? इन रेडियस। इनका रेडियस रेशियो भी सेम होगा। इन दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो भी r1 से r2 का बराबर होगा, अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, समरूप हैं। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ऐसा तो मास्टर ने कभी डिटेल में लिख के बताया ही नहीं हमें हर चीज का, ठीक है भाई। दूसरी अगली बात आपको यह भी जाननी है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर किसी भी ट्राइंगल के लिए आप कैसा भी त्रिभुज बना लो, सड़क छाप, हर त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल होता है जो तीनों शीर्षों से होकर गुजरे। हर त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल होता है जो तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों से होकर गुजरे, है भाई जैसे ये सर्कल है, तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा, ये सर्कल है, तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। इनको हम बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल या परिव्रत। क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल या परिव्रत। तो इनकी रेडियस का रेशियो भी बराबर होगा बेटा, इन दोनों की रेडियस का रेशियो भी बराबर होगा, कैपिटल आर से नोट करते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि सिमिलर ट्राइंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर का, हाइट का, मीडियन का, इन रेडियस का, सरकम रेडियस का, सबका रेशियो बराबर होता है। असलम खान कह रहे हैं सर सीवीएन का रेशियो भी सेम है क्या? नहीं असलम खान,
C1 का रेशियो नहीं। C1 तो कहीं भी खींच सकते हैं ना, C1 में कुछ करस्पॉन्डिंग जैसा नहीं है। क्या आपको ये समझ में आया? ओके। अब आप कहोगे सर इस हिसाब से तो एरिया का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। नहीं, एरिया का रेशियो बराबर नहीं आएगा बेटा, एरिया का रेशियो अलग आएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना मेरे दोस्तों, मजा आएगा, ध्यान से सुनना अगला कॉन्सेप्ट। समस्या या परेशानी क्या है कि जब हम लंबाई नापते तो लंबाई नापते हैं सेंटीमीटर में या मीटर में, जब एरिया नापते हैं तो एरिया नापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में। तो एरिया में हमेशा पावर 2 होती है, पावर 2। ये क्यों भूल जाते हो? ये सभी इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये सब एक तरह की लंबाई है, इन सब की यूनिट सेम है, सेंटीमीटर या फिर मीटर, लेकिन एरिया की यूनिट अलग होती है। एरिया में पावर 2 होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। बोलिए हां कि ना। आप बोलोगे हां जी हां, एकदम हां हो गया सर, एकदम हां। जैसे मेरे दोस्तों मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बना लेता हूं इस तरीके से। ओके, मैंने आपके सामने बच्चे ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल, ठीक है। अब इसी को मेरे दोस्तों पिचका के मैंने एक दूसरा सिमिलर ट्रायंगल बना दे, इसी को पिचका के। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आपके सामने यहां पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए बी सी और डी ई एफ, दो दिख रहे हैं मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यहां एंगल ए किसके बराबर है मेरे दोस्तों? एंगल डी के बराबर है, डी के। ये एंगल बी किसके बराबर है मेरे दोस्तों? एंगल बी बराबर है एंगल ई के। और एंगल सी किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चे? तो एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। कोण सी कोण एफ के बराबर है। तो हमारे प्यारे दोस्त, मेरे सुंदर भाई, अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। किन्हीं भी दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं तो सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये जो ट्रायंगल एबीसी हैं, ट्रायंगल एबीसी और ये ट्रायंगल डीएफ है, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया का रेशियो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ के एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज? एरिया का रेशियो क्या होगा? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, ये बताओ। मैंने ये हाइट डाली, सामने वाले वर्टेक्स से हाइट मैंने डाली है, और यहां पर मैंने सेम करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से हाइट डाली है मेरे दोस्तों, हाइट, ठीक है। मान लिया मेरे दोस्तों इस ट्रायंगल की हाइट h1 है, h1, और इस ट्रायंगल की ये जो हाइट है मेरे दोस्तों ये h2 है। तो त्रिभुज का एरिया होता है मेरे प्यार भी, त्रिभुज का एरिया होता है बेस 1/2 बेस गुणा हाइट। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या आएगा? तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया आएगा जी 1/2 बेस बीसी है इंटू हाइट h1, ये आएगा अपॉन। डीएफ का एरिया क्या होगा बेटा? 1/2 बेस डी, ये बेस का ईएफ, बेस ईएफ पर हाइट कितना है? h2। बेस ईएफ पर हाइट कितना है मेरे दोस्तों? h2 है। आप बोलोगे हां जी सर यही हो जाएगा। एरिया बराबर 1/2 बेस गुणा हाइट। आप देखोगे 1/2 से 1/2 कट जाएगा। और आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, मैंने अभी समझाया, पिछले सवाल में अभी समझाया कि भैया अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, जो उनकी हाइट का रेशियो होगा मेरे दोस्तों, वही उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा। जो हाइट का रेशियो होगा वही करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा। भाई ये बीसी और ईएफ क्या है? व्हाट इज दिस बीसी और ईएफ? बीसी और ईएफ करस्पॉन्डिंग साइड हैं, संगत भुजाएं हैं बीसी और ईएफ। बीसी और ईएफ करस्पॉन्डिंग साइड हैं। तो ये जो हाइट है h1 से h2 का रेशियो क्या होगा बेटा? h1 से h2 का रेशियो क्या होगा? तो h1 से h2 का रेशियो भी बीसी बटे ईएफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है भी, ये h1 से h2 का रेशियो भी बीसी बटे ईएफ के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो हां कि नहीं होगा? अरे कुछ तो बोलो कचरा गैंग, कुछ तो बोलो। हैं
जो H1 से H2 का रेशियो वही BC से EF का रेशियो, ये करस्पॉन्डिंग लेंथ है, संगत भुजाएं, और गुणा करने पर क्या हो गया बेटा, स्क्वायर हो गया। BC से EF के रेशियो का स्क्वायर हो गया, पावर 2 आ गई। ये ध्यान रखना था मेरे प्यारे भाई कि लंबाई तो सेंटीमीटर में होती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इसलिए एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर नहीं आता। एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। दो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो होता है, दो सिमिलर ट्रायंगल के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है मेरे प्यारे भाई, वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के संगत लंबाइयों के, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अब आई समझ में? कितने बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई है? और वो ये मानते हैं कि मैंने आपके 9वीं क्लास के टीचर से बेहतर समझाया है आपको सिमिलरिटी। मुझे कमेंट में बताएं, तब तक मैं अंगूर खा लूं। यस हर्ष त्रिपाठी। मजा आया? ठीक है भाई। तो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। बोलो हां, बात समझ में आ गई? क्या आपको यह बात समझ में आ गई? यस और नो बोलिए, यस और नो बोलिए। आप बोलोगे हां जी सर, बात समझ में आ गई है। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है। अगर आपको एरिया का रेशियो दिया है, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दिया है, एरिया का, और मुझे करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा भाई? एरिया का जो रेशियो है मेरे दोस्तों, वो क्या होगा? वो लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होगा, स्क्वायर। मुझे लेंथ का रेशियो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? उल्टा सोचो, मैं एरिया के रेशियो का अंडर रूट ले लूंगा। ये बात जग जाहिर है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में, बहुत धीरे धीरे लिख लिख के समझाए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको यह समझाया सिमिलरिटी क्या होती है। साइज में भी डिफरेंट बट शेप शुड बी सेम। मैंने बहुत सारे फिगर बना के दिखा दिए जिससे कि डाउट ना रहे। फिर मैंने बेसिक परिभाषा बताई कि सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, सिमिलरिटी, दो सिमिलर ट्रायंगल को लिखते कैसे हैं। फिर मैंने कॉन्सेप्ट बताना शुरू किया और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। अब मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा। बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है जी, चलो। स्टूडेंट, मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से। स्टूडेंट, मैं आपके सामने यहां पर दो ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से। ठीक है,
ऐसी बना देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। स्टूडेंट मैं आपके सामने इस तरीके से दो ट्राइंगल बना देता हूं, दो ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल मैंने आपके सामने बना दिए, एबीसी पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल बना दिए मैंने, ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। नाउ लिसन, ये कौन अल्फा है, ये कौन बीटा है, ये कौन गामा है, ये कौन अल्फा है, ये कौन बीटा है, ये कौन गामा है। यहां पर देखिए ये कौन अल्फा है, ये बीटा, ये गामा है, तो दोनों अल्फा बीटा गामा। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है? हां जी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं। यहां पे तीनों एंगल सेम है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया, मजा आया। देखो दोस्त, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, ये भुजा 9.6 सेंटीमीटर है, ये भुजा 9.6 सेंटीमीटर है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये साइड 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ये भुजा 9.6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। बोलो हां, आप बोलोगे हां जी सर। और मेरे दोस्तों, हाँ भाई, ये 9.6 सेंटीमीटर है भाई, और ये 6 सेंटीमीटर है, क्लियर है। और ये जो भुजा है आपके सामने 11.2 सेंटीमीटर है, 11.2 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा कितनी होगी बताओ, ये सवाल है आपके सामने। आप ये मैं समझो कि मैंने बहुत हाई लेवल का एग्जांपल लिया, ये सबसे बेसिक एग्जांपल है सिमिलरिटी का, सबसे बेसिक। मैंने आपके सामने दो त्रिभुज बनाए, आगे पीछे बेटा, अल्फा बीटा गामा आगे पीछे अलग अलग नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल आगे पीछे लिखे हुए हैं, करस्पॉन्डिंग साइड भी मेरे दोस्तों अलग अलग होंगी। बताओ, ये भुजा पी क्यू आपको बतानी है, कैसे करेंगे, जल्दी से करेंगे, जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। देखो भाई, आपको दिया क्या है, ये दोनों ट्रायंगल के तीनों कोण बराबर है तो सिमिलर होंगे। यहां बीटा के सामने कितना है, 9.6, और यहां बीटा के सामने कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे भाई, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड हैं, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड हैं, तो रेशियो बराबर होना चाहिए। ये 9.6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे भाई। एक ध्यान देखना, अगर मैं ऊपर इस ट्रायंगल की जानकारी लिख रहा हूं तो ऊपर पहले इसी ट्रायंगल की लिखी जाएगी, ऐसा नहीं कि आपने 9 पॉइंट, ये इसकी जानकारी पहले लिख ली, इसकी नीचे, फिर बाद में क्या कर रहे हो, इसकी पहले कर रहे हो, इसकी नीचे, गलत हो जाएगा। यहां बीटा के सामने 9.6 सेंटीमीटर है, बीटा के सामने 6 सेंटीमीटर है, करस्पॉन्डिंग साइड है, किसके बराबर होना चाहिए रेशियो बताओ। ये अल्फा के सामने दिया है, अल्फा के सामने 11.2 है, या अल्फा के सामने नहीं पता, या अल्फा के सामने 11.2 है मेरे दोस्तों, यहां अल्फा के सामने नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। सेम होना चाहिए, आप बोलोगे हां जी सर सेम होना चाहिए, मजा आ गया। 6 से 9.6 चला जाएगा 1.6 बार, 1.6 से 11.2 चला जाएगा 7 बार, यानी कि 7 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेशियो को बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक और आपसे पूछ लेता हूं बेटा, एक और आपसे पूछ लेता हूं, आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए गए हैं, आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए गए हैं, इस ट्रायंगल का एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया है
96.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया दिया है, दोनों ट्रायंगल का एरिया दिया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। यहां मेरे दोस्तों ये वाली जो भुजा है आपके सामने 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। तो मैं जानना चाहता हूं ये वाली भुजा कितनी होगी, फटाफट ये भुजा कितनी होगी, करिए बताओ। आपके सामने दो ट्रायंगल दिखे गए हैं, दोनों सिमिलर हैं। इस ट्रायंगल का एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी ये भुजा 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का एरिया 96.8, ये आपसे पूछा, ये मिनिमम लेवल का डाटा है जो आज के पेपर में आता है, बिना दशमलव के तो बात ही नहीं करता एग्जामिनर। इसका एरिया 180 है, इसका एरिया 96.8 है, एरिया दिया है बेटा। आपसे पूछा है पीआर की लंबाई। जैसे ही आप ये देखोगे बेटा आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये करस्पॉन्डिंग साइड है। ये अल्फा के सामने 24 सेंटीमीटर और यहां अल्फा के सामने पीआर करस्पॉन्डिंग साइड है। मुझे करस्पॉन्डिंग साइड पे काम करना है। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, इनके एरिया कितने? पहले ट्राइंगल का एरिया 180 है, दूसरे ट्राइंगल का एरिया 96.8 है। ये एरिया का रेशियो है, एरिया का रेशियो। भैया अगर ये एरिया का रेशियो है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा? अंडर रूट। एरिया का रेशियो क्या होता है? एरिया का रेशियो लेंथ के रेशियो का, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। अगर मुझे एरिया का रेशियो दिया है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालने के लिए मुझे इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, अंडर रूट। और ये कैलकुलेशन करनी है, दशमलव हटाओगे 0 आएगा। बताओ किससे जा रहा है ये जा रहा है 8 से। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ये जा रहा है 8 से 121 बार। तो 225 का अंडर रूट 15 और 121 का अंडर रूट 11। यानी कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है मेरे प्यारे दोस्त, और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 15:11 आ गया है ना। ये पहले लिखा है मैंने फर्स्ट, ये बाद में लिखा है सेकंड। पहले वाले ट्राइंगल में अल्फा के सामने कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो 15 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे भाई। कितने गुना? तो 15 गुणा 16 240 होता है, 1.6 गुना। 15 की 16 में गुणा करेंगे 240 आएगा। तो 15 की 1.6 में गुणा करेंगे 24 आएगा। तो 11 की वैल्यू पूछे भी 1.6 गुना होगा। 11 का 1.6 गुना आएगा 17.6 सेंटीमीटर, 17.6 सेंटीमीटर, 17.6 सेंटीमीटर। आकाश कह रहे हैं सर वाई अंडर रूट। आकाश बताए तो था, भूल गए क्या? इतनी देर में फुर्र हो गया दिमाग से। बताया तो था ये है कि एरिया का जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। अगर मुझे करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर निकालना है तो दोनों तरफ से क्या लेना पड़ेगा? अंडर रूट लेना पड़ेगा। बताइए समझ में आया? आठ से काटा मैंने, 8 से काटा है दोनों को, 8 से काटा है 225 होगा, 121 होगा। 225 का अंडर रूट 15, 121 का अंडर रूट 11। धीरज कुमार 8 से डिवाइड किया है सर। पेरीमीटर से? क्या पेरीमीटर? घोंचू पेरीमीटर क्या है? एरिया दिया है तो पेरीमीटर कहां से आ गया? ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया है। छोटे छोटे नंबर से मत काटा करो कि पहले 2 से काट रहे हैं फिर 2 से, बड़े बड़े से काटा करो। 96 मैंने कैसे पता लगाया 8 से कट रहा है? 96 को मैंने ऐसे देखा 960 + 8, ये भी 8 से कटता है, ये भी 8 से कटता है। 1800 में एंड में 2 जीरो आ रहा है, 2 जीरो मतलब कट रहे चाहिए 8 से। 18 इवन नंबर है इसलिए 8 से काटा। ये दोनों, ये 15:11 है, इन दोनों की करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो है, लेंथ का। सवाल में एरिया दिया है सृष्टि, तो एरिया पे ही कैलकुलेशन करेंगे। सर पता कैसे चलेगा कौन से साइड का वैल्यू है? भैया ये पहला ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल।
पहले ट्राइंगल का एरिया 1800, दूसरे ट्राइंगल का एरिया 96.8, एरिया के रेशियो का अंडर रूट किया तो ये पहले वाले और दूसरे वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ गया, फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल की साइड का रेशियो आ गया। फर्स्ट ट्राइंगल में अल्फा के सामने 24 सेंटीमीटर है, 15 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। सेकंड वाले ट्राइंगल में अल्फा के सामने की भुजा पूछी है। घर पे जाके एक बार तसल्ली से फिर करना तसल्ली से, ठीक है। सृष्टि वर्मा, दो सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है, स्क्वायर। ये मैंने आपको समझाया है। अगर मुझे करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो निकालना है, रेशियो ये स्क्वायर है, तो दोनों तरफ से अंडर रूट करना पड़ेगा, अंडर रूट यही करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो है बेटा। अगर n का मान a स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट लेंगे रूट n। क्या घोंचू वाली चीज बताना पड़ता है यार तुम लोगों को, क्या हो गया है। जितने बच्चों को समझ में आया है कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर। सर 15 बीटा के सामने भी तो हो सकती है। अरे भैया हो सकती है इससे क्या मतलब है क्या, वो देखो ना जो चित्र में दिखा गया उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो, अपने हिसाब से नहीं। नहीं सोहित कुमार, लेंथ और एरिया का रेशियो बराबर नहीं होता। इतना मोटा मोटा लिखा है, 10-10 बार प्रूफ भी करके बता दिया कि एरिया का रेशियो निकालने के लिए साइड के रेशियो का वर्ग करना पड़ता है, वर्ग। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने का वो नहीं है ना बेटा, आदत नहीं है, आदत बन जाएगी धीरे धीरे। आदत आपको इतनी कैलकुलेशन की बनानी पड़ेगी, पेपर में आज के जमाने में इससे नीची कैलकुलेशन आती नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को मेरे प्यारे भाई हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आज की क्लास में मैंने जो है केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, और मेरे दोस्तों इस पर बेस्ड सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। शीट प्रिपेयर हो गई है, शीट जो है वो जो है मेरे दोस्तों मैं अपलोड करवा दूंगा, आप खुद से भी सवाल करके देखिएगा। ओके, आज इतना ही, बाय।